आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एक सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। और साथियों, जब मैं इस जजमेंट की चर्चा करूंगा जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि जहां पे आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया हो और जब उसका ट्रायल चले उस दौरान सारे गवाह जितने हैं सारे गवाह हॉस्टाइल हो जाएं, पक्षद्रोही हो जाए, केवल एक पीड़िता है, जो लड़की है, जो महिला है, वो केवल एक आरोपी के अगेंस्ट में गवाही दे, तो क्या उस एक लेडी की गवाही के आधार पर आरोपी को बरी किया जा सकता है? या फिर एक लेडी के केवल इसलिए कि नहीं, केवल एक लेडी ने ही जो गवाही दिया है वो एक उत्तम साक्षी है, इसलिए उसके आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया जा सकता है? साथियों, जो मामला है, इस मामले में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये मामला जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड हुआ तो उस आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई 376 के अंतर्गत। हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब क्रिमिनल अपील फाइल हुई तो उसके बाद उसमें कुछ नए फैक्ट सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिले जिसके आधार पे उस आरोपी को बरी कर दिया गया। अब निश्चित रूप से ये जो जजमेंट है ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, इसलिए इसमें से कुछ भी फैक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको अभी समझ में आए और उसके आधार पे आपके यहाँ पे या फिर आपके आसपास जिसका भी केस चल रहा है, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको उसका फ़ायदा मिल सके। तो इसके अलावा साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ 2-3 जजमेंट का जिक्र और भी करूँगा। जिस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया, इस जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलाइड अपॉन किया था कि इन जजमेंट के आधार पर हम ऐसा जजमेंट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप ये जजमेंट देखेंगे तो आपको साथ साथ वो जजमेंट भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब साथियों, वीडियो के जो पार्ट हैं उसमें आप जो अभी ये जो हमारा जो चौथा पार्ट है, इसके पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं। इसके अलावा मेरे पास जिस प्रकार से मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजमेंट होते हैं और जो वो रिपोर्टेबल होते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं। तो आने वाले टाइम में भी आपको भी जो रिसेंट जजमेंट रहेंगे वो आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, आज मैं जिस केस की जिक्र कर रहा हूँ ये आप चाहें तो केस नंबर नोट कर सकते हैं और ये जजमेंट पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इतने हज़ारों की तादाद में जजमेंट होते हैं, आपको इस तरह के जजमेंट ढूंढने में मुश्किल हो। साथियों, ये जो जजमेंट है ये क्रिमिनल अपील फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और जो इसका क्रिमिनल अपील नंबर है वो 264/2020 2020 में ये फाइल हुई थी। और ये जो केस का जो नाम है वो है संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 14 Feb 2020 को डिसाइड हुआ था ये। और साथियों, सबसे पहले तो मैं इस केस के संदर्भ में चर्चा करूँ आपसे। सबसे पहले आपको मैं इस केस की कहानी बताता हूँ कि इस केस की कहानी क्या थी, इस केस के फैक्ट क्या थे। साथियों, 16 सितंबर 2011 को लेडी ने, एक पीड़ित महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया इस बात को लेके कि पिछली रात को जब वो घर पे अकेली थी, उस टाइम पे जब उसके पति भी नहीं थे घर पे, उसके सास ससुर भी नहीं थे घर पे, उसके पति का एक मुंह बोला भाई रात के टाइम उसके घर घुसा और जब अंदर घुस आया तो उसने उससे पूछा कि क्यों आए हो। उसके बाद उसने बिना कोई बात किए और उस महिला ने उस लड़के को मोबाइल टार्च की रोशनी से पहचाना और वो पहचान गई कि उसका एक मुंह बोला भाई है। उसके बाद साथियों, उस व्यक्ति ने उस महिला से कोई बात नहीं किया, जैसा कि महिला ने अपने FIR में बताया, और उसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद जब उस लेडी ने हल्ला गुहार मचाया तो उसके बाद कुछ लोग आ गए और आरोपी वहाँ से भाग गया। अब साथियों, ये इस केस की कहानी थी। और इस केस में जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये ट्रायल चल रहा था इसका सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट में जब ट्रायल के दौरान वहाँ पे जितने भी गवाह थे वो सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, मीन्स कि वो अपने बयान से बदल गए थे, पक्षद्रोही हो गए थे। और साथियों, इसमें जो मेडिकल एविडेंस था, जो डॉक्टर ने जो इसमें अपने जो स्टेटमेंट दिए थे, डॉक्टर का ऐसा कहना था कि जो भी कपड़े जब्त किए गए थे वहाँ पे कोई स्पर्म, WBC इस प्रकार का कोई भी ब्लड ब्लड वहाँ पे नहीं पाया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम केवल निश्चित अभिमत नहीं दे सकते हैं कि इसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मेडिकल एविडेंस था वो भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं था, उस पर भी ऐसा था कि वो 50-50 का था कि उसमें कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा रहा है कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है।
अब साथियों इसके बाद इसमें केवल एक लेडी थी जिसने ये बयान दिए थे कि हाँ उसके साथ हुआ है, ये घटना थी, इस तरह का था, इतने बजे की बात है। और इसके बाद साथियों जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला डिसाइड हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस व्यक्ति को 376 के अंतर्गत 376 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 10 साल की सज़ा, और चूंकि वो घर में घुसा था इसलिए उसे 450 के अंतर्गत 7 साल का कारावास सुनाया, कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी है। इसके बाद अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा। अब साथियों इसके बाद जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब दोनों पक्षों से जो दलीलें दी गई, उन दलीलों के बाद कोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो फैसला हुआ था और हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, तो निश्चित रूप से उन दोनों फैसलों से, उन दोनों जो फैक्ट थे दोनों में, उससे कुछ नई बातें निकल कर आईं। और कुछ बातें साथियों उसमें इस प्रकार थी कि जो अमूमन हर केस में होती हैं, कई बार हम उस फैक्ट को दरकिनार कर देते हैं, या फिर कई बार हमें समझ नहीं आता कि अच्छा ये फैक्ट भी काम आ सकता है, इस फैक्ट के आधार पे भी आरोपी को इसका फ़ायदा मिल सकता है केवल इस आधार पे कि नहीं ये 376 का मामला है, ये एक गंभीर मामला है इसलिए इसमें सज़ा होना तय है। तो अगर उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं, जैसा कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में जिस तरीके से जो नए फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखे, और जो वहाँ पे जो डिफेंस के जो वकील थे जिन्होंने जो फैक्ट रखे वहाँ पे, तो वो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हर केस में अमूमन होते हैं और उन्हें आपको देखना होता है कि हाँ इस प्रकार की भी कोई घटना है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए कोर्ट में जब किसी भी केस को साबित करना होता है, क्रिमिनल केस को, तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट उस मुकदमे को साबित करना होता है, मतलब वहाँ पे कोई शक की गुंजाइश ना रहे। तो अगर मुकदमा झूठा है और किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया, तो निश्चित रूप से आप जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे गवाहों को, तो वो कहीं ना कहीं वो टूट जाएंगे अगर उन्होंने मामला झूठा दर्ज कराया है तो। और अगर उन्होंने मामले को, कई बार होता है कि वो बढ़ा चढ़ा के ही बताते हैं लोग, इसकी वजह से भी कोर्ट सज़ा दे देती है। तो वहाँ पे भी अगर आप जो क्रॉस एग्जामिन करेंगे जो विटनेस हैं उसमें, तो निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। हाँ, आपको अलग अलग फैक्ट, अलग अलग तरीके से उनको क्रॉस एग्जामिन करना होगा, जिससे जो सच्चाई है, जो कहानी बताई गई है, उस कहानी की सच्चाई क्या है, उस कहानी की सत्यता क्या है, वो सामने आ जाए। इसके लिए आपको तरह तरह से उसको कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, और अलग अलग फैक्ट को ध्यान में रख के कि किस किस तरीके की परिस्थितियाँ थीं और किस किस तरीके से इस कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ताकि आरोपी को सज़ा दिलाया जा सके। तो साथियों इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और इस केस में कुछ फैक्ट थे जो मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्या फैक्ट हैं जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट को वो फैक्ट देखे और उसके आधार पे आरोपी को बरी किया। जैसा कि हमने बताया आपको कि ट्रायल कोर्ट में जो भी विटनेस थे वो सारे हॉस्टाइल हो गए थे, और इसके बाद जो मेडिकल एविडेंस था वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो इस प्रकार से था कि वो एक सॉलिड एविडेंस नहीं था जिसके आधार पर सज़ा दी जा सके, उसमें निश्चित अहमियत नहीं दिया गया था। अब साथियों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसमें एक नई बात सामने आई कि ये जो आरोपी है और वो जो महिला है, इन दोनों के बीच भूमि को लेकर के एक ज़मीन विवाद उनका पहले से भी चल रहा था। इस बात को क्रॉस एग्जामिनेशन में, इस बात को उस महिला ने भी स्वीकार किया कि हाँ उस व्यक्ति से उसकी पुरानी दुश्मनी है, और ये उनका जो ज़मीन का विवाद चल रहा है इस वजह से उनकी पुरानी दुश्मनी है। अब साथियों जहाँ किसी व्यक्ति से, जहाँ किसी केस में अगर दोनों पार्टियों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी चल रही हो, वहाँ पे भी कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में जजमेंट का भी जिक्र करूँगा कि इस प्रकार से कोर्ट ने माना है कि उस कंडीशन में कई बार साजिश के तहत भी लोगों को फंसाने का प्रयास किया जाता है। और साथियों इसके अलावा ये जो फैक्ट था, इसके अलावा कुछ और जो नई बातें इसमें सामने आई, जैसे उस लेडी ने जो अगला जो मीन्स की जो और भी जो स्टेटमेंट दिए जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के थे, विरोधाभास टाइप के थे, कि उस महिला ने कहा कि वो दरवाज़ा बंद करके सो रही थी, और जब उसने रात में मोबाइल के टार्च की रोशनी में देखा कि वो व्यक्ति अंदर आया है और उसने उसको पहचाना। अब साथियों इसके अलावा उस लेडी ने एक बात वहाँ पे और भी जोड़ दी कि वो व्यक्ति दीवार को कूद कर आया था। अब वहाँ पे निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके अंदर सो रहा है तो वो ये नहीं बता सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर किस तरीके से आ रहा है,
वो दीवार कूद के आया है या फिर गेट खोल के आया है या फिर छत से कूद कर आया या फिर किस तरीके से आया है। ये जो स्टेटमेंट दिया वहाँ पे इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये भी जो स्टेटमेंट है ये एक विरोधाभास टाइप का है, क्योंकि लेडी बता नहीं सकती है कि वो किस प्रकार से आया। इसके अलावा साथियों यहाँ पे उस लेडी ने ये कहा कि उसने जो आरोपी को जो पहचाना वो मोबाइल से देख के पहचाना। मोबाइल में उसने देखा टार्च की रोशनी में कि हाँ ये व्यक्ति है, उसी के आधार पर वो उसने पहचाना कि हाँ ये व्यक्ति है। तो साथियों यहाँ पे जब पुलिस ने इस मामले को बनाया तो पुलिस ने किसी भी मोबाइल की जब्ती नहीं दिखाई, क्योंकि आपको पता है कि उस घटना के दौरान जो भी जितने भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, कोई हथियार है या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे उपयोग की जा रही है, पुलिस हर चीज़ को जब्त करती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मोबाइल की जब्ती नहीं की गई। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वहाँ पे मोबाइल का नंबर भी नहीं बताया गया कि उस लेडी ने का मोबाइल कौन सा था, कि जिस मोबाइल से उसने टार्च जला करके देखा, तो उसे भी कोर्ट ने एक प्रकार से डाउटफुल माना कि नहीं हो सकता है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात हो जिसको लेकर के कि ऐसा कहा जाए कि हाँ ये जो उसने जो बात बताई है वो सही है। अब इसके अलावा साथियों एक और फैक्ट आया कि उस लेडी ने जो बताया कि वो इस घटना के होने के बाद रात के समय ही उसने अपने आसपास की जो महिलाएं थी उनको आवाज़ दिया, वो आ गई थी उसकी हल्ला और उसकी चीख पुकार सुन करके। इसके अलावा उसने अपने सास ससुर को बताया जो कि उस समय गए हुए थे, और चूँकि उसके पति गांव जहाँ पे घर है वहाँ से दूर थे, इसलिए उनको भी सूचना दिया। इसके अलावा उस लेडी ने बताया कि उसने सवेरे 10 बजे पुलिस में मौखिक रिपोर्ट किया और शाम को 4 बजे मुकदमा दर्ज किया, ये बताया वहाँ पे आईओ ने, विवेचक ने बताया। अब महिला ने कहा कि वो 10 बजे गई थी, लेकिन उसने मौखिक रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज कराई थी, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन जब आईओ की जब स्टेटमेंट होता, आईओ ने बोला कि उन्हें एक रिटर्न एप्लीकेशन मिला था। अब साथियों यहाँ पे एक विरोधाभास पैदा हो रहा है कि महिला जो पीड़िता है वो खुद कह रही है कि नहीं उसने रिटर्न नहीं दिया है, उसने केवल ओरली बताया था, वर्बली बताया था कि हाँ उसके साथ ये घटना हुई है। लेकिन जो आईओ है, जो विवेचक है, उसने कहा है कि उसने लिख करके दिया है इस तरह की ये घटना हुई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को इस तरह के जो केस हैं वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने होते हैं। अब भले ही यहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस आरोपी को सजा दे दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमने जो आधार बताए हैं इस आधार पे कोर्ट ने उसको डाउटफुल माना। और कोर्ट ने यहाँ पे साथियों, हमने पिछले वीडियो में कुछ जजमेंट्स आपसे शेयर किए होंगे जिसमें हमने आपको बताया होगा कि किस प्रकार से अगर कोई मामला ऐसा है कि जहाँ केवल एक ही विटनेस है, एक विटनेस के आधार पर भी किसी को सजा दी जा सकती है, लेकिन वो एक बेस्ट एविडेंस होना चाहिए, वो एक और जो साक्षी है वो उत्तम साक्षी होना चाहिए। उस आधार पे ही उसके बयान पे, उसके स्टेटमेंट पे भरोसा किया जा सकता है और दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। अब मैं आपसे यहाँ पे 2 जजमेंट आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ पे कहीं ऐसी बात होती है कि जहाँ उत्तम साक्षी कौन हो सकता है, मतलब कि जो बयान लिए जा रहे हैं उस कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये एक अच्छा साक्षी है, ये एक बेस्ट एविडेंस है, इसके आधार पे आरोपी को सजा दी जा सकती है। इन दोनों जजमेंटों का जिक्र साथियों इस जजमेंट में किया गया है और इन जजमेंट के आधार पर ही उत्तम साक्षी की परिभाषा बताई गई है। और ये बताया गया है कि जो लेडी ने जो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि हमने ऐसा आपको बताया डॉक्टरों ने सपोर्ट नहीं किया, इसके अलावा उस लेडी ने खुद कहा कि वो दीवार कूद कर आया था, जबकि उसको ऐसा बता नहीं सकती थी। इसके अलावा उसने एफआईआर को लेकर जो उसने जो स्टेटमेंट दिए, इसके अलावा जो उसने बताया कि उसकी पुरानी दुश्मनी थी उस व्यक्ति से ज़मीन जायदाद को लेकर के। तो इस प्रकार से ये जो 4-5 फैक्ट निकल कर आए, इस आधार पे कोर्ट ने उसे उत्तम साक्षी नहीं माना। अब कोर्ट उत्तम साक्षी किसे मानती है आप इस जजमेंट में देखिए। साथियों ये जो जजमेंट है ये सबसे पहला है राय संदीप उर्फ दीपू वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जजमेंट है। और इसमें कोर्ट ने बताया कि उत्तम साक्षी किसे कहा जाना चाहिए। अब साथियों इसमें कोर्ट ने पैरा 22 में बताया है, हमारी सुविचारित राय में उत्तम साक्षी एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता और चरित्र बल का होना चाहिए, जिसका बयान का मिलान तात्विक विशिष्टियों में
अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए अपराधी को अभिकथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्री को अलग करने के लिए सारभूत बयान का अवलंब लेने के लिए मिलान होना चाहिए। इसका मतलब ये है साथियों कि जो भी स्टेटमेंट दे, बाकी जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को वो समर्थन करने वाला होना चाहिए, उन सभी के सपोर्ट में होना चाहिए, और कोई भी जो अलग से जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं वो उसमें कोई कंट्राडिक्शन, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से साथियों एक जजमेंट और भी है, आप इसे भी देखिएगा। ये जजमेंट आते कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि निसंदेह यह सही है कि अभियुक्त को बालात्संग का अपराध कारित करने का दोषी ठहराने के लिए अभियोक्त्री का साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते उसका साक्ष्य विश्वासोत्पादक हो और पूर्ण रूप से विश्वसनीय, निष्कलंक प्रतीत हो और उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए। तो साथियों ये जजमेंट है जिस पर कोर्ट ने रिलाइड अपॉन किया और उसके आधार पर यह फैसला दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का मामला है जहाँ पे कि केवल एक लड़की की जो गवाही है वो अगेंस्ट में है लेकिन मामला झूठा है, तो आप अगर इन फैक्ट पे इस तरीके से क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका जो फ़ायदा है वो निर्दोष व्यक्ति को मिल सकता है, जिससे कि आरोपी बनाया है कोर्ट ने और जिससे कि सज़ा दी गई है। और बेहतर होगा कि ट्रायल कोर्ट में ही इस तरह के जो फैक्ट हैं वो निकल के सामने आ जाएँ और जो डाउट है इस तरीके पैदा कर दिया जाए, ताकि कोर्ट वहाँ पर विचार करे कि हाँ इस तरह की अगर कहीं पर संभावना है तो आरोप हो सकता है कि आरोपी को उसका फ़ायदा मिले और आरोपी बरी हो जाए। साथियों हमने इस जजमेंट का आपको हमने नंबर बता दिया है कि इसका केस नंबर क्या है और जजमेंट का नाम क्या है। आप इसके आधार पर इसको सर्च भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले टाइम में जो भी कुछ नए जजमेंट मेरे को जानने को मिलेंगे मैं आप लोगों से वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।